नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अभी 2 दिनों में और बल्कि 3 दिनों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारी वित्त मंत्राणी जी ने एक बहुत बड़े नए पैकेज की घोषणा की है। देश में और सारी दुनिया में कोरोना ने जो हलचल मचा रखी है, उसके चलते लगभग सभी देशों में विभिन्न किस्म के पैकेजेस की घोषणा की गई है। भारत में भी उसी क्रम में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई। इस घोषणा होने से पहले राहुल गांधी ने, जो विपक्ष के एक तरह से कह सकते हैं, जो भी हैं, जिस तरह से भी है वही है नेता, उन्होंने 2 बड़ी एक इंटेलेक्चुअल किस्म की वार्ताएं करके, जिसमें उन्होंने विश्व प्रसिद्ध आर्थिक विशेषज्ञों से बातचीत की थी, एक दबाव बनाया था सरकार पर कि सरकार इस तरह का फैसला ले। दरअसल जो 10% जीडीपी की बात है, ये उनकी ही बातचीत में निकल के आया था और अब सरकार ने उसका ऐलान किया है। पता नहीं इसके आर्थिक निहितार्थ कितने गहरे हैं और क्या होंगे, आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ वीरेंद्र सेंगर साहब हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ शंभुनाथ शुक्ल जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संपादक हैं इस समय एक दैनिक अखबार के। हमारे साथ शरद गुप्ता जी हैं, वो भी एक अमर उजाला नाम की बहुत प्रसिद्ध अखबार में संपादक का काम करते हैं। तो एक हमारे पास बहुत अच्छा पैनल है आज इस पर बातचीत करने के लिए। और तो सबसे पहले शंभुनाथ जी, आपसे शुरू करते हैं कि हम लोग जो सब के सब, हम चारों लोगों में से कोई अपने को आर्थिक विशेषज्ञ तो नहीं कहेगा, लेकिन क्योंकि हम समाज की बहुत सारी चीजों की पड़ताल करते रहते हैं, इतने सालों तक सबने पत्रकारिता की है, इस तरह की जो पैकेजिंग या पैकेज वगैरह है, इनका सचमुच में समस्या पर कितना असर पड़ता है और समाज पर कितना असर पड़ता है, आप इसको कैसे कहेंगे? देखिए, ऊपर से शीतल जी लगता है कि वाकई ये पैकेज जो है ये हमें सबको राहत देगा जी। लेकिन जो पैकेज का तरीका बनाया गया है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन शुरू किया था, लॉकडाउन का एक तरीका होना चाहिए कि चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन होता है कि लोग जहां फंसे हुए थे वहां ना फंस करके अपने अपने घर चले जाते, इन्हीं 5 दिन का समय देते जी। अचानक वो 20 तारीख को आते हैं, वो कहते हैं कि 22 को कर्फ्यू लग जाएगा। उसके बाद तो तब तक यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पे ये इतनी सख्ती कर दी गई थी, कोई आ जा नहीं सकता, और 25 तक पूरे देश में लॉकडाउन का। तो लॉकडाउन का जो किया गया तरीका पूरी दुनिया में नवंबर से चल रहा था कोविड-19, लेकिन तब नहीं सोचा गया। सोचा तब गया कि अचानक कुछ मरीज हुए कि अचानक पूरे देश में लॉकडाउन। उससे ऐसा लगा देश जस का तस था, जो जहां था। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे और किसी को कह दिया स्टॉप, वही खड़ा हो गया, फिर जब तक उसे छू तब तक बेचारा प्रस्तर की तरह खड़ा रहेगा। खड़े हो गए। अब ये हो गया, सारी अर्थव्यवस्था, सारे लोग फंस गए, बुरी तरह फंस गए। उसके बाद लॉकडाउन 1 खत्म हुआ, फिर लॉकडाउन 2 आ गया, फिर लॉकडाउन 3 आ गया, अब लॉकडाउन 4 भी आने वाला है। लेकिन ये जो राहत की घोषणाएं हुई हैं, ये हमें लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सवाल ये है, राहत क्या सब तक पहुंच पाएगी? अब मजदूर को तो बहुत दूर की बात, अब ये बताइए मिडिल क्लास कितना परेशान हो रहा है, उसको भी सैलरी नहीं मिल रही है, और वो भी कब तक सरवाइव कर पाएगा? उसके पास भी तो पैसा खत्म हो रहा है। तो आप मजदूर को तो तब देंगे, पहले तो आप उन लोगों को दीजिए जो सैलरीड थे, जिनकी गिनती आपके पास है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जो 16 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज घोषित किया, उसमें ये किया उन्होंने, जिनको जिनको सैलरी जिनकी थी उनको उनके खाते में डाल दी गई, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। एक तरीका ही। उससे ये होगा ये कि जो उनके अधीन मजदूर थे, जो उनके अधीन काम करने वाले थे, उनको भी वेतन मिल गया। फिर अगर मिडिल क्लास को मिलता है तो मजदूरों तक भी वो पहुंचता है। ये बहुत बढ़िया तरीका था। मैं तो कहता हूं, मैं अगर कभी निबंध लिखूं कि मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, मैं लॉकडाउन न करता, मैं पूरे देश का कामकाज 24 घंटे चलाता, 24 घंटे को 6-6 घंटे में बांट देता, 4 पाली में लोग काम करेंगे। तो एक तो डिस्टेंसिंग अपने आप हो गई भाई, जब उतने ही लोगों को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया तो डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली हो गई। मेट्रो, ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब चलते थे,
पीक आवर्स कोई होता नहीं, भीड़ अपने आप खत्म हो जाती। तो इस तरह अगर सुनियोजित तरीके से किया जाता तो एक तरह से इस पर पार पाया जा सकता था। अब हमें बहुत अच्छा लगता है 20 लाख करोड़ का पैकेज आने का, वाह क्या बात है, लेकिन इस 20 लाख से हमें एक छदाम नहीं मिलने वाला। उन मजदूरों को जो फंसे हुए हैं सड़कों में, उनको कहां से, कौन से जनधन योजना की बात कर रहे हैं, कहां से उनको पैसा मिलेगा? मैं जरा सा सेंगर साहब ने अपने मोहल्ले में 2-3 फेसबुक रिपोर्ट्स मैंने इनकी पढ़ी हैं, और इन्होंने बहुत ही उस समाज के हिस्से की जो इस तकलीफ का सबसे बड़ा हिस्सा जिस पर डाल दिया जाता है, सेंगर साहब ने उस पर काफी डीप जाके लिखा है। सेंगर साहब, आप इस पूरे बड़े पैकेज और इस पैकेजिंग प्रोग्राम और इस इवेंट को किस तरह से लेते हैं, जरा सा हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें जो समूह जी ने कहा, इसमें मैं काफी सहमत हूँ। जो नीचे तक पैकेज सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज बहुत बड़ा पैकेज है, लेकिन जो स्थिति रही है तमाम सरकारी योजनाओं की और पीछे के पैकेज की, तो वो पैसा नहीं गया। वो अविश्वास भी लोगों में इतना हो गया है कि लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मशीनरी वही है, आंखों की भाषा अलग होती है। और जिस तरह से 2 दिन से वित्त मंत्री बता रही हैं कि किस तरह से वितरण होगा, किस तरह से होगा, तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोग नहीं, जो अर्थ विशेषज्ञ हैं, वो भी, कहीं से मेरी बात हुई, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंट कब होगा। अब तो पैकेज भी लाए गए, पुराने पैकेज भी तो कर दिए गए, आंकड़ों की जादूगरी तो ज्यादा दिख रही है, और हमको भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो कैसे, जो अंतिम आदमी, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, उसको मदद मिलेगी। ठीक है, पता बड़ा मुश्किल। और जैसा कि है कि खाली वो मजदूर वर्ग ही नहीं, जो निम्न मध्य वर्ग है और जो मध्य वर्ग है, वो भी खासी दिक्कतों में है, क्योंकि की भी एक सीमा है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह की स्थितियां हैं, और उसमें जो सरकार का जो विश्वसनीयता का जो मापदंड है सरकार के प्रति, उसमें कोई जब तक सुधार नहीं होगा तब तक कोई बात बनने वाली है नहीं। अच्छा शरद जी, आपसे पूछते हैं, आप जरा सा पॉलिटिकल नब्ज आपके पास काफी अच्छी रहती है, ये आपको क्या लग रहा है इसमें, जो सरकार में लोग हैं, सरकार के बहुत से मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, उन सबको क्या लगता है, क्या ये जो भी फैसले हुए हैं उनको लगते हैं कि ये जमीन पे जा सकते हैं? अब तक जो फैसले पहले 1.25 लाख करोड़ के हुए थे, एक पैकेज आया था, उसमें तो बहुत कुछ नजर नहीं आया, बल्कि अभी तक जो स्टोरीज आई उसमें आया कि जो उन्होंने उसमें 1 किलो दाल अनाउंस की थी, हर घर पहुंचेगी, वो स्टोरीज आ गई तो 10% भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब वो चने में बदल गई है दाल, अब की वाले पैकेज में उसको चना बोल दिया गया है। तो ये तो लगता है कि जो पीडीएस सिस्टम में वही गेहूं और चावल है, उसके अलावा और चीजें पहुंचाने की स्थिति नहीं है प्रैक्टिकली, कहने की बात चाहे जो हो। तो लेकिन इसमें राजनीतिक रूप से आपको क्या लगता है, लोगों को, जो राजनीतिक समुदाय है, विपक्ष को तो जाहिर है उसमें बहुत सारी आलोचनाएं हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, क्या इतने सहमत होते हैं, या इन पैकेजेस से उनको कुछ वितृष्णा होना शुरू हुई? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर मैं कहूँ तो बीजेपी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस पैकेज की तारीफ न करता हो। सरकार में एक भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो इस पैकेज की भूरी भूरी प्रशंसा न करता हो, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो सही ही कहते हैं, और मोदी जी जो करते हैं, यदि आपने कल के और आज के वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसमें कितनी बार वित्त मंत्री ने और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बार बार ये कहा कि अब मोदी सरकार ही ये कर सकती है, मोदी जी ने ऐसा कहा तो उसके अनुसार हमने ये घोषणा कर रहे हैं। तो मोदी जी के अलावा वित्त मंत्रालय का, सरकार का, पार्टी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री उसके न आगे सोचता है न पीछे सोचता है, बोलने की तो बात छोड़ दीजिए। अब मैं आता हूं कि आर्थिक पैकेज है क्या। इस पे कि आर्थिक पैकेज कोई भी होता है तो वो, आप अगर अर्थव्यवस्था नीचे आ गई है तो उसको बढ़ाने का आपके पास 3 ही तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप टैक्स में छूट दें,
जिससे कि लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आए और वो बाजार में खर्च करें। दूसरा तरीका होता है कि उद्योगों को कर्ज दें, जिससे कि उद्योग धंधे शुरू हों। उद्योग धंधे शुरू होंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो चीजें बाजार में आएंगी और अर्थव्यवस्था में एक नई जान आ जाएगी। तो एक कर्ज देना हो गया, एक टैक्स में छूट देना हो गया। एक तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में पैसा लगाना, जिसे कहते हैं सरकार का खर्च। कि सरकार जब खर्च करती है तो वो सीधे लोगों की जेब में आता है, वो मजदूर की जेब में आएगा, ठेकेदार की जेब में आएगा, इंजीनियर की जेब में आएगा और अर्थव्यवस्था में एक नई ऊर्जा आती है। लेकिन हमने जो 2 दिन के पैकेज देखे हैं, इन 2 दिनों के पैकेज में सिर्फ एक ही बात है, कर्ज कर्ज और कर्ज। अगर आपको उद्योग चलाना है तो कर्ज लीजिए, अगर आपकी कोई सर्विस इंडस्ट्री है तो कर्ज ले लीजिए, अगर आप मजदूर हैं तो कर्ज ले लीजिए, किसान है तो कर्ज ले लीजिए। तो अगर कर्ज नहीं दे पा रहे हैं तो उसको चुकाने के लिए कर्ज ले लीजिए। कर्ज का ब्याज भी नहीं चुका पा रहे तो उसके लिए भी कर्ज ले लीजिए। तो कुल मिला के जो मोदी जी की परिकल्पना है, वो जो हमारे यहाँ कहा गया था कि कर्ज लो और घी पियो, तो उस व्यवस्था को मोदी जी लागू कर रहे हैं। शंभुनाथ जी, आप शरद जी की बात से आनंद ले रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए, बहुत समय से आपने रिपोर्टिंग की है, करवाई है। हमें अब ये बताया जा रहा है कि हमें इस कोरोना के साथ ही चलना है, अभी तुरंत इसकी कोई रेमेडी नहीं है। यानी कम से कम सितंबर अक्टूबर तक तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि कोरोना भी रहेगा, हम भी रहेंगे, इसके जो भी दांव पेच सरकार करती है वो भी रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो इस समय का तंत्र है, जो इसी पर थ्राइव करता है कि किसी बात पर उसको हिंदू मुसलमान करने का मौका मिल जाए और वो सारे सवालों को नेपथ्य में डाल दे और एक हिंदू मुसलमान पकड़ ले, जैसे इस मामले में शुरू में क्या हुआ, जो पहले वाला लॉकडाउन था वो सारा का सारा जमात पे खर्च हो गया, जमातियों पे चला गया। अब तुरंत तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कोई भी चीज क्रिएट करने में इनको मिनट लगता है। पाकिस्तान पे चला जाएगा, कहीं किसी पे चला जाएगा। कोरोना के साथ इतनी आर्थिक असफलताओं के साथ इतनी नीचे नीतियों को न पहुंचा पाने की मतलब ज्ञात और ओपन असफलताएं कि लाखों लोगों को पैदल निकलना पड़ा इस युग में, यानी 21वीं सदी में 20वें साल में लाखों लोग पैदल घरों को आ रहे हैं और कितनी कितनी कठिनाइयों से आ रहे हैं, कितने लोग मरे उसमें, कितने बच्चे पैदा हुए रास्ते में और क्या क्या घटनाएं हुई। तो आप आने वाले महीनों में इस देश को किस तरह से और क्या देख रहे हैं, क्या क्या होने की आपको संभावना है कोरोना के साथ जीते हुए लगती है? देखिए, जो इस देश की रूलिंग पार्टी है जिसको बहुत सारे विषयों पर विचार करना चाहिए, उसे विचार किया ही, उसे विचार ही नहीं किया। उनको जैसे पता ही नहीं था कि कोरोना है क्या चीज। लेकिन ये कोरोना कोई ऐसा नहीं है कि कोरोना अचानक प्रकट हुआ हो। कोरोना जैसी बीमारी आई, यानी कोरोना हमारे आसपास है। अगर हम बचे हुए तो अपनी इम्यूनिटी के कारण बचे हुए ना। तो ये सोचते हुए हमें हर चीज अगर हम इस तरह से करते, कोई चीज अचानक पैनिक न क्रिएट करते। हमारी सरकार ने पैनिक क्रिएट किया, उसके बाद सेंसिटिव इशू उठा दिया, तबलीगी जमात आ गए या कुछ आ गया, उसके बाद अब वो हलाल और क्या आ गया वो प्रकरण आ रहा है। ये सब चीजें बड़ी सेंसिटिव होती हैं और काट देती हैं। आज हमें क्या भाई, देश की जनता को आज मोदी जी अगर कह दें कि आप ताली बजाओ, नाचो गाओ, सब लोग करने को तैयार हैं। उनको लगता है कि मोदी जी इस देश के कर्णधार हैं। लेकिन अगर कोई डीपली सोचे कि भाई 20 लाख करोड़ का राहत दिया गया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा किसको मिल रहा? अभी जो अपने शरद जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि कर्ज लो, कर्ज लेके घी पियो, जन्म तत्वा घृतम आखिर दे तो नष्ट होने। तो ये कोई तरीका नहीं होता। कोई सुनियोजित तरीका निकाला जाता कि हम अगर ये पैकेज बांटेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरह, तो हर एक को उसका हिस्सा मिले। जो बेरोजगार हो गए हैं, जो इस दौर में जिनको पैसा नहीं मिला है, चाहे जिस सेक्टर में, सिर्फ सरकारी सेक्टर नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर में उनको, या जो बेरोजगार घर में बैठे हैं उनको भी, सबके अकाउंट में कुछ पैसा डाला जाता है। ये होता है राहत। कर्ज और राहत में फर्क है। ये कर्ज बांट रहे हैं, कर्ज ले लो, यानी बहुत बढ़िया बात कही शरद जी ने कि अगर आप जो आपने कर्ज लिया है उसका ब्याज नहीं दे पा रहे तो भी कर्ज ले लो। ये कौन सा तरीका हुआ? कर्ज से देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलती।
अर्थव्यवस्था चलती है सुनियोजित तरीके से। इनको पहले ही सारे जितने राजनेता हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, सबसे मिला के बैठकर एक बात करनी थी, एक हल निकालना था, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा थी। ये कोई ऐसा नहीं कोई पार्टी विशेष के लिए आपदा हो, इसमें सब पार्टियां इनको ठीक से राय देती हैं, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया अपने मन से किया, जैसा इनको लोगों ने सिखा दिया उस तरह से कर दिया। तो ऐसा लगता है एक ऐसी रूलिंग पार्टी के पास कोई सुनियोजित तरीका नहीं है। और वही एक बहुत बड़ा पैकेज, 20 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज तो बांटने की बात करें, लेकिन किसको मिलेगा? जो एमएसएमई वाले हैं वो कह रहे हैं कि कैसे हमें आएगा, हम कर्ज लेकर क्या खड़ा करते हैं, अभी हमारे पास लेबर नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें नहीं है, और फिर ये जो इनका जीएसटी है उसमें कितना हम फंस जाएंगे। तो इतनी सारी दिक्कतें हैं कि जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी लेने को तैयार नहीं है। हम क्या करें इसका? हम सारे लोग जो नोएडा में सेंगर साहब से पूछते हैं। सेंगर साहब, ये बताइए, जब इतनी तकलीफें इस सरकार के दौरान आ रही हैं, आर्थिक रूप से नोटबंदी के बाद हम लगातार पा रहे हैं, कोरोना आया होता या ना आया होता, हमारी अर्थव्यवस्था तो चौपट हो चुकी थी, नीचे की ओर जा रही थी, आंकड़ों में हेर फेर करके किसी तरह उसको दिखाया जाता था, लेकिन हम जानते थे एक्सपोर्ट बहुत डाउन था, हमारा इंपोर्ट भी डाउन था, मैन्युफैक्चरिंग माइनस में चली गई थी, बहुत सारी हमारी आर्थिक गतिविधियां जो है बहुत तकलीफ में थी। ऐसा ये माना जाता है, ऐसा राजनीतिक शास्त्र में कहा जाता है कि जब आर्थिक रूप से चीजें बदलती हैं या इस तरह से नकारात्मकता आती है तो राजनीतिक परिवर्तन भी होते हैं। लेकिन होराइजन पर ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बल्कि ये दिखता है कि मोदी जी और मजबूत होते जाते हैं। जब जब देश में क्राइसिस आ रही है, देश के लोग बहुत तकलीफ में हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वही लोग उनके लिए घंटी बजा रहे हैं, कोई थाल पीट रहा है और कोई नारे लगा रहा है। तो ये जो स्थिति है, आप इसमें किसी किस्म के कोई परिवर्तन या कोई लक्षण कहीं पाते हैं या ऐसा ही रहने वाला है जैसा है? देखिए, फौरी तौर पे तो कोई परिवर्तन की स्थिति भले नहीं हो, लेकिन मुझे जमीनी स्तर पर यह लगता है कि जो भक्तगण हैं उनमें भी काफी बड़ी ऐसी संख्या है जिनका विश्वास अंदर से दरका है, लेकिन वो कुछ कारणों से या इतना आगे बढ़ चुके हैं कि बैक ट्रैक नहीं हो रहे हैं। लेकिन हालत यह है कि इसमें सारे वर्गों को बहुत धक्का लगा है, और जैसा कि शंभू जी ने कहा कि इसमें विश्वास इतना हिला है कि जो मीडियम उद्योग धंधा है, छोटा उद्योग धंधा है या घरेलू उद्योग वाले हैं, उनका विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि वो बनाएंगे तो कहाँ खपाएंगे, क्या होगा। तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि कर्ज लें या कर्ज से कोई व्यवस्था चलाएं। तो सरकार को पहले तो ये करना चाहिए कि जो नगद राहत है लोगों को देना चाहिए, ताकि जो है बाजार में पैसा आए और चीजें चलें। नहीं तो ये जो पैकेज है ये भी जो है इफेक्टिव नहीं होगा, और अरे सरकार तमाम प्रयोग करती रहेगी। अभी इस तरह का वैक्यूम है, खाली है, सरकार को लग रहा है कि उसके खिलाफ कोई हवा नहीं बन रही है, तो ये फौरी तौर पर लग रहा हो, लेकिन दर्द तो बहुत बढ़ गया है। तो दर्द तो समाज में किसी न किसी तरह से आएगा, चाहे वो तरह तरह की विकृति के रूप में आए या किसी बड़े विद्रोह के रूप में आए। तो सरकार भले आज खुश हो रहे, प्रयोग होते हैं। अभी तो ये है कि आप जिंदा रहो, इसमें सरकार की दवाई दो कि हम जिंदा बचे हुए हैं, और सरकार जिंदा रहने का इंतजाम कर रहा है, और लगभग एक स्थिति तक ये स्थिति पहुंचा दी गई है। लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि आप कब तक अभी कांग्रेस के 70 साल, कांग्रेस 70 साल, इसके 60 साल गिनाओगे, उसकी भी एक हद होती है। और हालात ये है कि एक वर्ग जिसको अब लग रहा है कि अब इससे तो कुछ खराब नहीं होगी, उसके मन में बड़ी कटुता, और खाली सरकार के लिए कटुता नहीं आई है, अमीर वर्ग जो खाता पीता वर्ग है उसके लिए भी कटुता आ रही है। मुझे लग रहा है कि बड़ा संकट वो है, दिखाई पड़ रहा है। शरद जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा एक ये कि ये सब जो कुछ हो रहा है इसका असर मीडिया जो इंडस्ट्री है उस पर भी पड़ रहा है। उसके रेवेन्यूज बहुत शॉर्टफॉल किए हैं, जो प्रिंट मीडिया है उसका श्रिंक किया है बहुत सारा, चूंकि इस दौरान लॉकबंदी वगैरह रही, सर्कुलेशंस वगैरह नहीं हो पाए, विज्ञापन उसका बहुत घट गया है, बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं। नई नौकरियां कितनी आएंगी, क्या आएंगी, इसकी कोई संभावना नहीं नजर आती जब बाजार में पैसा नहीं है
और सबसे कम आदमी उस समय विज्ञापन पर खर्च करता है जब ऐसी कोई स्थिति होती है। तो ये जो कठिनाइयां आएंगी, क्या ये हमारे मीडिया जगत का जो वर्तमान हाल है, जिसके लिए तमाम शब्द हैं, गोदी मीडिया और तमाम किस्म के शब्द हैं, जो अर्थ है आप जानते हैं, क्या इसमें भी आप किसी किस्म के आलोचनात्मक विवेक का इस्तेमाल बढ़ता हुआ पाएंगे भविष्य में, या वो वैसे ही रहेगा जैसा आज जो है चारण युग में जिस तरह से उसने अपने आप को बना लिया है? और ज्यादा कहीं ज्यादा, क्योंकि जब आप पैसा नहीं है जेब में तो किसी की क्या आलोचना करेंगे। मेरा शुरू से मानना था कि मीडिया का काम वो चीजें बताना है जनता को जो उनको जाननी चाहिए, या जिसको सरकार छुपाना चाहती है, जिसको कोई बड़ा आदमी, चाहे अफसर हो, उद्योगपति हो या सरकार का मंत्री हो, जो जिन चीजों को छुपाना चाहता है उसको बताने का धर्म पत्रकारिता है। लेकिन अब धीरे धीरे पत्रकारिता का अर्थ हो गया है कि जो चीजें सरकार बताना चाहती है उसको आप और जोर शोर से बताएं, ढोल मजीरे गागा के बजाएं, थाली बजा के बताएं, तो वो बताना अब पत्रकारिता हो गई। और ये ट्रेंड अभी आगे बढ़ने वाला है, और ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये वैश्विक ट्रेंड है। सभी जगह मीडिया की यही हालत हो रही, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, पूरे यूरोप की यही हालत है कि अखबारों की, टेलीविजन चैनल्स की, सभी की, क्योंकि आर्थिक मंदी सब जगह है। और जैसा शंभू जी बार बार ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर रहे थे, तो मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये इंग्लैंड में भी हो रहा है और अमेरिका में भी सरकार लोगों के खाते में सीधे पैसे डाल रही है। इंग्लैंड में सरकार ने किया है कि आपकी जो सैलरीड इनकम है, आपकी जो टोटल आय है बिजनेस वालों की भी, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन्होंने जो अपने टैक्स रिटर्न में एक इनकम अपनी बताई है महीने की, उस इनकम का 80% सरकार सीधे व्यक्ति के खाते में डाल रही है। अगर किसी व्यक्ति की कंपनी में 4 लोग काम करते हैं और लॉकडाउन की वजह से वो काम नहीं हो पा रहा है उनका, तो उन 4 लोगों की तनख्वाह का भी 80% हिस्सा सरकार कंपनी के खाते में डाल रही है कि भाई आप उन लोगों को सैलरी दीजिए। तो हर व्यक्ति का ख्याल किया जा रहा है। हम अपने यहाँ जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज, पूरे देश बात कर रहा है 20 लाख करोड़ का पैकेज, तो इसके 2 हिस्से हमेशा होते हैं। एक वित्तीय हिस्सा होता है, एक मौद्रिक हिस्सा होता है। मौद्रिक नीति जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसे कहते हैं, वो रिजर्व बैंक घोषित करता है, और वित्तीय हिस्सा जिसको फिजिकल पॉलिसी कहते हैं वो सरकार घोषित करती है। लेकिन हमारे यहाँ जो 20 करोड़ की बात हो, 20 लाख करोड़ की बात हो रही है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का भी हिस्सा है और फिजिकल पॉलिसी का भी हिस्सा है। मेरे ख्याल से दुनिया में शायद ही कोई ऐसी सरकार हो जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की ये जो रियायतें हैं उनको सरकारी रियायतों का हिस्सा बना ले। क्योंकि आरबीआई, जैसा हम मानते हैं दूसरी जगह भी सेंट्रल बैंक्स हैं दूसरे देशों में, तो जो आरबीआई है वो अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है। जब सरकार मुश्किल में पड़ती है तो आरबीआई से कर्ज लेती है और धीरे धीरे वो कर्ज अदा करती है। तो जिस व्यक्ति से आप कर्ज लेते हैं उस व्यक्ति की रियायतों को आप अपनी रियायतें कैसे आप मान सकते हैं? तो ये बेसिक फर्क है जो कोई सवाल नहीं कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने लोगों की जेब में पैसा नहीं डाला है। कल ही उन्होंने 90,000 करोड़ रुपए सीधे डिस्कॉम्स की जेब में डाले हैं कि आपका 94,000 करोड़ का कर्ज था, आप इसको खत्म कर दीजिए, ये हम आपको दे रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने 24% जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट था गरीब लोगों का, जो 15,000 से कम सैलरी वाले हैं, वो 24% हिस्सा, चाहे 12% उसका सरकार एम्प्लॉयर का होता है और 12% एम्प्लॉय का, दोनों सरकार दे रही है। लेकिन जो 12% हिस्सा दूसरे लोगों का था, दूसरे कर्मचारियों का, उसको उन्होंने घटा के 10% कर दिया। तो मतलब आपके हाथ में पैसा तो ज्यादा आएगा, लेकिन वो तो आपका अपना ही पैसा है ना। जो आपके प्रोविडेंट फंड में जाता वो प्रोविडेंट फंड में नहीं जा रहा, वो आपके हाथ में आ रहा है। तो मतलब आपकी भविष्य निधि कम हो गई। अगर आपका 10,000 रुपया भविष्य निधि में जाता था तो अब 9,000 रुपया जाएगा, और दोनों का उन्होंने कम किया है। तो आपका तो कम हुआ ही हुआ।
तो एम्प्लॉयर डाल रहा था उसका भी कम हो गया, तो आपकी टोटल जो भविष्य निधि है वो आपकी कम से कम 4% के हिसाब से कम हो गई। तो ये चीजें ऐसी आंकड़ों की बाजीगरी है कि आपको लग रहा है कि हमारी जेब में पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा तो या तो आपका है और या वो आपको ऐसा बताया जा रहा है कि वो आपका पैसा आपको ही मिल गया। जैसे इनकम टैक्स रिफंड है, अरे वो आपका पैसा है, अगर वो आपको ही मिल जा रहा है तो इसमें क्या बड़ी बात कि आपको 2 महीने बाद मिलता, पहले दे दिया। इसी तरीके से जब पहले 1.7 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, उसमें क्या खास बातें थी? तो उसमें एक बात थी कि सब 2,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान योजना की जो किस्त ड्यू थी वो हम आपको पहले दे रहे हैं। जनधन खातों में 500 रुपया डाल दिया गया, वो एक बड़ी घटना थी कि सभी जनधन खातों में 500 रुपया। लेकिन पिछले 3 महीनों में आदमी, एक कोई भी गरीब आदमी वो 500 रुपए से क्या करेगा? हजारों रुपए खर्च करके प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे हैं कि उनकी पूरी सेविंग खत्म हो गई, उनके पास चलने की चप्पल नहीं है। मैं आपको चप्पल के नाम से याद आ गया, एक चीज पे कह के खत्म करता हूँ कि प्रधानमंत्री जब 2014 का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कई बार कहा था, अपने कई भाषणों में कहा था कि मेरा सपना है कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में चढ़े। आज साहब हवाई जहाज तो सारे बंद पड़े हैं, ट्रेन चल नहीं रही है, और अब वो चप्पल पहनने वाले आदमी के जिस पैर में चप्पल भी नहीं रह गई है, ये हालत है। बहुत अच्छी बात आपने बहुत अच्छा समेटा। शंभुनाथ जी, कार्यक्रम के अंत में छोटा सा 1 या 1.5 मिनट में आप इस पूरी क्राइसिस को किस तरह से व्याख्यायित करना चाहेंगे, सबको आप शायद बताएं, हमारे दर्शकों को। शीतल जी, मुझे लगता है इस पूरी क्राइसिस में सरकार ने कोई सुनियोजित कदम नहीं उठाए। अगर कोई भी सुनियोजित कदम उठाया जाता है, चाहे वो लॉकडाउन का हो चाहे राहत का हो, तो हर आदमी को, हर जो पीड़ित या समाज का सबसे निचला तबका है उसको भी कोई राहत महसूस हुई। लॉकडाउन के कारण जो दिक्कतें हुई वो सबको हुई, ना सिर्फ शिखर पे बैठे लोगों को, जो बिल्कुल नीचे जमीन में खड़ा हुआ वो भी उतनी दिक्कत हुआ, तभी तो हजारों किलोमीटर पैदल चला जा रहा है। हम सब परेशान हुए, लेकिन जब राहत पैकेज बटे तो पता लगा जो शीर्ष पे बैठा व्यक्ति है उसको मिल रहा है। ना एमएसएमई की बार बार बात करते हैं, उसको कहाँ फायदा मिल रहा है? वो कह रहा हम क्यों कर्ज लें, हमारे पास लोग ही नहीं है। तो कर्ज का बड़ा हिस्सा तो उन लोगों के पास जा रहा है जो शिखर पे बैठे लोग हैं। तो ऐसे राहत पैकेज का कोई फायदा नहीं हुआ। तो कुल मिला के ये कहना चाहिए, कोरोना से निपटने में भारत सरकार एकदम नाकाम रही है। यानी नीतियां क्योंकि सुनियोजित नहीं थी, सुविचारित नहीं थी, इसलिए कोरोना से निपटने में हम नाकाम ही रहे, मानेंगे तो। जी सेंगर साहब, आखिर में 1-2 लाइनों में अगर आप इसको समाप्त करना चाहें तो कैसे करें? मैं यही कहूंगा कि पीछे सरकार से जाने में अनजाने में जो भी गलतियां हुई लॉकडाउन जल्दीबाजी करने में, और पूरे देश ने, हेलो जी बोलिए पूरे देश ने क्राइसिस अद्भुत देखी है। अब इससे अगर निपटना है तो एक तो जो बहुत व्यापक मीडिया के जरिए सरकार के लिए बहुत बढ़ा चढ़ा के डर पैदा किया गया है, उस डर को कम किया जाए, जबकि तय हो गया है कि वायरस के साथ ही रहना है। और दूसरा, एक्चुअल में मतलब जो नीति है, सबसे पहले उसको उसके खातों में पैसा जाए और सीधे राहत जाए, सरकार घुमा फिरा कर न करे काम। और इस समय जब ये राष्ट्रीय संकट है तो वाकई में जो भी विपक्ष टूटा फूटा बिखरा जैसा भी पक्ष है उसके साथ एक तालमेल होना चाहिए, और सरकार को अपनी नीयत साफ करनी चाहिए कि इसमें वाकई में छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो होनी चाहिए वो वाकई में ये नीति होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुनीजनों ने आके हमारे दर्शकों के लिए आज बड़ी अच्छी बातचीत की, और मुझे उम्मीद है कि उनको इस तरह की बातचीत पसंद आएगी, क्योंकि आज एक बात कह के खत्म करना चाहूंगा। जी, आपकी अभी शक्ल नहीं दिख रही है शरद भाई, जरा देखिए कहाँ वीडियो आपका रुका हुआ है। शरद भाई, आपका वीडियो रुका हुआ है? नहीं, बोले जी, बोलिए। चल रहा है बोलिए। हाँ जी, मैं एक चीज बस कह के खत्म करना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि ये पूरा पैकेज व्यर्थ हो जी। इसका एक बड़ा जो हिस्सा है जो कर्ज देके चलाने वाली अर्थव्यवस्था है, तो अगर एमएसएमई जिनको पैसे नहीं थे
वो अगर पैसे लेके चलाएंगे तो रोजगार भी उत्पन्न होंगे जी। और आज तो उन्होंने पटरी दुकानदारों के लिए भी 10,000 रुपए का कर्ज देने की घोषणा की है बिना गारंटी के। जी। तो अगर ऐसे लोगों को कर्ज मिलता है और वो अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाना शुरू कर सकते हैं, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई चाट बेचने वाला है, तो ऐसे लोगों के लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है। तो और दूसरी चीज आज वित्त मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, उन्होंने कहा कि चूंकि बहुत ढेर सारे प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौट गए हैं, तो सरकार की अब कोशिश होगी कि मनरेगा के जरिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम दिया जाए और उन्होंने न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई है। तो मुझे लगता है कि एकदम इसको राइट ऑफ करना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसके असर आने में, इस पैकेज का असर आने में अभी कम से कम 2 से 3 महीना लगेगा। तब तक गरीब आदमी किस हालत में रहेगा ये कहना अभी मुश्किल है। तो शरद जी की इसी बात के साथ इस कार्यक्रम को समेटते हैं। आप तीनों विद्वज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भविष्य में हम अपने दर्शकों पाठकों के लिए फिर इस तरह के कार्यक्रम लेके हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद आप लोग। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।